नमस्कार, स्वागत है आप सबका वातायन की हमारी साप्ताहिक संगोष्ठी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले तकरीबन 1 वर्ष से यह आयोजन कर रहे हैं। इसमें कई नवोदित रचनाकार आते हैं, कई ऐसे साहित्यकार जिन्हें हमें सुनने का अवसर कम मिलता है और कुछ संगोष्ठियाँ होती रहती हैं। साथ ही कुछ ऐसे साहित्यकार, लेखक जो हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें भी स्मरण करते हैं, उनके स्मरण में स्मृति व्याख्यान होते हैं और कुछ संवाद के आयोजन होते हैं। आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व के जीवन पर बातचीत करने जा रहे हैं, उनसे स्वयं बात करने जा रहे हैं, जिनका जीवन ही किसी साहित्य से कम नहीं है। हमारे बीच आज उपस्थित हैं अ, ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद श्री वीरेंद्र शर्मा जी। वीरेंद्र शर्मा जी श्री वीरेंद्र शर्मा प्रवासी भारतीयों के गौरव पुरुष। भारत में पंजाब प्रांत से लंदन आए वीरेंद्र शर्मा जी आज ब्रिटेन में सिर्फ एक भारतीय मूल के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में ही नहीं जाने जाते, अपितु एक कुशल राजनेता, समाज सुधारक, जनता के संघर्षशील यशस्वी राजनीतिज्ञ के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। एक लंबे समय से वातायन तथा अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यक्रमों से जुड़े और साहित्य में रुचि रखने वाले श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा ब्रिटिश लेबर पार्टी के राजनेता और ईलिंग साउथ हॉल के सांसद हैं। आपने एक ट्रेड यूनियन छात्रवृत्ति पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा प्राप्त की। 1968 में भारत से हैनवल आए वीरेंद्र जी को बस कंडक्टर की नौकरी मिली। बाद में आप विकलांग लोगों के लिए सेवा प्रबंधक बने। राष्ट्रीय स्तर पर लेबर पार्टी के रेस इक्वालिटी ऑफिसर भी रहे। आप 1982 से 2010 तकरीबन 3 दशक तक ईलिंग के लंदन बारों में पार्षद रहे, फिर महापौर बने, मेयर बने। अपने विनम्र स्वभाव, निस्वार्थ सेवा भाव और सच्चाई एवं न्याय के लिए सदैव खड़े रहने के कारण वीरेंद्र जी आज यूके में अत्यंत लोकप्रिय हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर वीरेंद्र जी ने आज हमारी वातायन संस्था के इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया है कि आज वीरेंद्र जी अपने जीवन के संघर्षों, अनुभवों और उपलब्धियों को हमारे साथ साझा करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव हम सब के लिए सिर्फ दिलचस्प ही नहीं रहेंगे, अपितु प्रेरणादायी भी रहेंगे। वीरेंद्र शर्मा जी से आज सांसद संवाद करेंगे पुरवाई के संपादक, इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक तथा कथा यूके के महासचिव, विख्यात साहित्यकार श्री तेजेंद्र शर्मा जी, जो भारत के राष्ट्रपति के अलावा ब्रिटेन की महारानी द्वारा MBE जैसे श्रेष्ठ सम्मानों से अलंकृत हैं। ये स्वागत है। इन शब्दों के साथ अब मैं मंच सौंपता हूँ माननीय तेजेंद्र जी को। तेजेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार पद्मेश भाई, बहुत खुशी की बात है कि आज हम सब एक ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। मैं जब वीरेंद्र जी के बारे में सोचता हूं तो मुझे नरेंद्र कोहली का एक उपन्यास है अभिज्ञान, उसकी 2 पंक्तियां याद आती हैं। उसमें वो कहते हैं कि बाबा जब हमारे घर में आते हैं, पत्नी कह रही है, तो मुझे लगता है कि मेरे मायके का कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो मेरे पति के ससुराल का नहीं है। तो यानी कि वीरेंद्र शर्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर व्यक्ति को अपना लगता है। पत्नी को लगता है कि उनके मायके से कोई आया है और पति को लगता है कि उनके मायके से कोई आया है। इसी तरह जो ब्रिटेन की हिंदी संस्थाएं हैं, उन सबको वीरेंद्र जी से बहुत प्यार है और वीरेंद्र जी एक सांसद के रूप में, एक मित्र के रूप में अपने कार्य क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। तो आज हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, आपको एक सांसद के तौर पे लगभग हिंदी जगत में और लंदन में हर व्यक्ति जानता है, मगर सब जानना चाहेंगे कि आप पंजाब के किस गांव से, किस जगह से
उठ के लंदन पहुंचे, और आपकी परवरिश में आपके माँ बाप का क्या रोल रहा, जो आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ, उसमें खास तौर पे सुना जाता है कि माँ का प्यार और पिता की जो ट्रेनिंग है वो बहुत काम आती है। तो आप अपने श्रोता, हमारे वातायन के श्रोताओं के साथ अपनी कुछ यादें साझा कीजिए उस गांव की जहां से आप आए और अपने माँ बाप की परवरिश की। तेजिंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपका, दिव्या जी, पद्मेश जी, वातायन के साथ जुड़े हुए और साथ में दूसरे मेरे भाई बहन जो दूसरी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनका सबका धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ मौका दिया। आपने जो एक सवाल पूछा वो बहुत ही इमोशनल है। मुझे कोई 60 साल तो जरूर, जब 10-12 साल की एज में आकर आप कुछ सोचना और समझना शुरू कर देते हैं, मुझे 60 साल पीछे ले गए। वो यादें जो मेरे बचपन की, वो एकदम दिमाग में सामने आ गई। मैं एक छोटे से गांव में पंजाब में पैदा हुआ, मंडाली मेरा गांव है। अभी भी मैं वहां जाता हूं जब मैं भारत जाऊं। गांव से एजुकेशन ली। मेरे माता पिता, हम अपनी मदर को बीजी कहते थे, के साथ जब उनसे बात करनी है तो बीजी एंड पिताजी। मेरी जिंदगी में इन दोनों का प्यार एंड डायरेक्शन, ट्रेनिंग जो आपने बोली, वो दोनों की, कि उनकी जो, मेरे पिताजी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रोफेशनल थे। मेरी मदर के पास, जब बीजी के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनके पास जो सामाजिक कमियां थी उसके बारे में वो हमेशा बोलते थे। लड़कियों की एजुकेशन, डॉरी सिस्टम, शादियों में कैसा होना चाहिए, लड़की की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होनी चाहिए। ये मेरी मदर की गांव में बहुत एक्टिव भूमिका थी और मैं अपनी सोच में उन यादों को लेकर आया। मेरे पिताजी की तरफ से मुझे पॉलिटिकल, सोशल लाइफ में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, मैं स्टूडेंट यूनियन में था, तो वो जो ट्रेनिंग है वो मुझे आज तक भी है। तो इन दोनों पर्सनालिटीज का, मेरे बीजी का तो मेरे पिताजी का, मेरी जिंदगी में ही बहुत ही, कैसे मेरी लाइफ होनी चाहिए, कैसे फैमिली लाइफ होनी चाहिए, क्या आपके समाज के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो मैं उनसे ली है। उन्हीं का मेरे पे प्रभाव है और मैं किसी का बहुत अपने ऊपर प्रभाव नहीं मानता। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप एक गांव से हैं और आपके अंदर गांव की मिट्टी की सुगंध है, आपकी सोच में भी, आपके व्यक्तित्व में भी। अगला सवाल नेचुरली ये बनेगा कि जब आप उस गांव से निकले, भारत से निकले, तो वो कौन सा साल था जब आपने लंदन में अपना कदम रखा? जाहिर है जेब में 5 पाउंड लेके आए होंगे, क्योंकि उस वक्त तो रिजर्व बैंक 5 पाउंड दिया करता था। तो आपका जो शुरुआती संघर्ष और उसके बाद पहली नौकरी, वो किस तरह का संघर्ष था जिससे हमारे आज की युवा पीढ़ी भी कुछ सबक ले सकती है कि कहां से शुरुआत होती है? मैं जब भारत छोड़ा, मैं तकरीबन 21 वर्ष का था। 1968 में मैं ब्रिटेन में आया। शायद आपको मालूम हो कि उस वक्त जो भी स्टूडेंट लाइफ में थे, उनके सामने एक ये होता था कि अच्छी, बेटर इकोनॉमिक लाइफ के लिए, जब प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्या इंडिया में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं या बाहर जाना चाहिए। तकरीबन स्टूडेंट्स जितने भी थे वो बाहर जाने की बात करते थे। मेरे 2 बड़े भाई ऑलरेडी इंग्लैंड में थे, तो नेचुरली मैं उनकी लाइफस्टाइल को देखकर, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन को देखकर,
दूसरे लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन को देखकर प्रभावित था और ये मानता था कि अगर कोई अच्छी लाइफ लेनी है इकोनॉमिक एंड एकेडमिक, तो ब्रिटेन बहुत अच्छी जगह है। पिताजी की एक हमेशा इंडिपेंडेंट सोच होती थी कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप यहाँ के सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट कर सकोगे? नहीं कर सकते तो फिर वापस तो फिर आप जहां भी जाना चाहते हैं जाइए। तो उस वक्त था इजी वे, मैं बहुत ओपनली बात कहता हूँ, शायद लोग इसको गलत भी ले लेते हैं, कि उस वक्त इंग्लैंड में लीगल तौर पे आने के लिए यूथ, नौजवानों के लिए, यंग लोगों के लिए मैरिज का एक बेस होता। यहाँ की रहती लड़की के साथ आपकी शादी अरेंज हो जाए तो आप ब्रिटेन में लीगल तौर पे आकर सेटल हो सकते हैं। मेरी मैरिज भी अरेंज हुई थी, घर वालों ने, मेरे भाइयों ने, उनकी वाइफ्स ने, मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर ने इंडिया में हमारे से यहाँ अरेंज की शादी, तो मैं शादी के तौर पे इंग्लैंड में आया। उस वक्त एक तेजेंद्र जी आम लोगों में धारणा होती थी कि ठीक है, नौजवान लड़के जाते हैं वहां की लड़की के साथ शादी करते हैं, तो डिवोर्स लेकर जब परमानेंट सेटलमेंट हो गई तो उस लड़की को छोड़ दिया। तो मेरी लास्ट मीटिंग मेरे बाबा जी के साथ थी, जब मैंने अपना गांव शहर छोड़ा, तो उन्होंने मेरे से अकेले में गाड़ी में बैठ एक मैसेज दिया कि शादी करने जा रहे हो, शादी करनी है, अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी कि मैंने इंग्लैंड में सेटल होना है। बहुत मैं थोड़ा भावुक हूं इस वक्त पर, और ये नहीं होना चाहिए कि अगर शादी टूट भी जाए तो उसकी जिम्मेवारी तेरे पे नहीं आनी चाहिए। अगर शादी टूट, शादी को सरवाइव करना है, वहां पर सेटल होना है, अच्छी जिंदगी बनानी है, तेरे पे कोई जिम्मेवारी नहीं है फैमिली की। इसलिए यहां का कुछ नहीं सोचना, अपनी मैरिज को कामयाब करना और वहां की जिंदगी में जाकर अच्छी जिंदगी, अच्छा नाम बनाना। ये थी मेरी लास्ट मिनट और मैं इंग्लैंड में आ गया। मैं एक बात और तेजिंदर जी, मेरे पास एक ब्रिटिश करेंसी का एक पैसा भी नहीं था। आपने 5 पाउंड बोला, वो भी नहीं थे। क्योंकि मेरे दोनों भाई जहां पर थे, मेरी शादी अरेंज हो चुकी थी, तो पिताजी का ये मानना था कि तेजे जहां से पैसा लेकर जाने की जरूरत नहीं, तेरे भाई वहां पर हैं, वो तेरी लुक आफ्टर कर, ठीक। इसलिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था। जहां पर आकर मैंने शादी निर्मला से की, वो मेरी शादी अभी भी कामयाब है। साथ में उस शादी के बाद 1 महीने के बाद शादी हो गई। 3 महीने के बाद मुझे जहां पर वो होम ऑफिस से इंडेफिनिट लीव की स्टैंप मिल गई, तो उसके साथ ही 2 महीने के बाद मुझे बस कंडक्टर की जॉब इस मुल्क में मिल गई। जो वो 2 महीने मैंने किसी फैक्ट्री में, एक दिन किसी दूसरी जगह पे, 1-2 दिन किसी कैजुअल नाइट्स लगाई बेकरी में, तो लेकिन बस कंडक्टर की मेरी मेन जॉब थी, वो मैंने शुरू की। वहां से हमारी गाड़ी शुरू हो गई, चल पड़ी, तो अभी आपके सामने हूँ। तो यानी कि आपने अपनी जिंदगी बस पे बैठ के शुरू कर दी कि ठीक है, बस मेरी चल पड़ी है। लोग कहते हैं गाड़ी चल पड़ी, आपकी बस चल पड़ी। बस चल पड़ी, और आज भी वही बस में ट्रैवल करता हूँ। जी जी जी। वीरेंद्र जी, एक बात दिमाग में आती है कि आपके पिताजी श्री लेखराज शर्मा तो स्वतंत्रता सेनानी थे और वो अपने इलाके के कांग्रेस के मुखिया भी थे। अब आप जब इंग्लैंड में आके सेटल हुए और आपने जब यहाँ की नागरिकता ली, तो आपने तो कसम खाई कि मैं महारानी के प्रति वफादार रहूंगा। तो एक ऐसे आदमी का बेटा जिसने सारी जिंदगी अंग्रेजों को निकालने में लगा दी, उसका बेटा यहाँ आके उसी महारानी के प्रति निष्ठा की बात करता है। क्या कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में, कोई संघर्ष, कोई परेशानी, ऐसा कुछ अनुभव हुआ आपको कभी?
देखिए, जब अर्ली डेज में मुश्किलें आती थी, आप सब आपके जो जानने वाले हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक बात को महसूस करेंगे कि मैं कुछ मिडिल क्लास फैमिली से था, जहां पर आकर बस कंडक्टर की जॉब करनी, तो मेंटली अपने आप को एडजस्ट करना मुश्किल जरूर था। लेकिन जो मेरे पिताजी को जानते थे और अभी भी बहुत से दुआबे के लोग जानते हैं, उनकी एक सोच थी। आप महसूस कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि उनकी अपनी एक पोजीशन थी। उनको दुआबे का गांधी, पंजाब की सियासत के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते थे। किसी से भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से आप पूछ लें तो वो कहते हैं कि जलंधर वाले भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। ये इसलिए नहीं कि वो मेरे पिताजी थे, ये उनका एक पब्लिक में इमेज था। तो उनका था कि जिंदगी में डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, आपकी डेवलपमेंट में और प्रोग्रेस में आपका इनिशिएटिव होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे की उंगली पकड़कर आगे लेकर जाने की हो। सलाह ले सकते हैं, डायरेक्शन पूछ सकते हैं, लेकिन जाना आपको पड़ेगा। आजादी के बाद उनका एक, मैं ये समझता हूं, अपनी एक व्यू बन गया था कि मेरे बच्चे यहाँ पर शायद अपने आप एडजस्ट ना कर सकें, डिपेंडेंसी बहुत होगी मेरे ऊपर, तो अगर ये बाहर जा सकते हैं तो उनको जाना चाहिए। उसी लड़ी में मेरे सारे परिवार के मेंबर हम इंडिया में सेटल नहीं हुए, और उसका ये फायदा भी ये हुआ मेरे पिताजी को उनको कोई गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। वो सोच जो आज हम लोग वहां के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो उससे बचे रहे, क्योंकि हम बाहर थे, हमारी इंडिपेंडेंस यहाँ थी। तो साथ में उनका एक सोच थी कि आप जब ब्रिटेन में चले गए हो, आपने वहां पर ही अपना घर बना लेना है, तो वहां पर आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, वहां पर ही आप की लॉयल्टी होनी चाहिए, और उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और वहां के जो स्थान है वहां से आपको कमिटमेंट चाहिए। तो इसलिए मेरे पास वो कॉन्फ्लिक्ट आने की सिचुएशन में मैं नहीं आया। अच्छा जी, अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पिताजी ने आपको शुरू से ही इस तरह से ट्रेन किया कि आपको ये मुल्क अपना लगा और यहाँ आपको इसको अपनाने में मुश्किल नहीं हुई। और आप तो शायद शुरू से साउथ हॉल में ही रहे हैं, जब से आए हैं तब से साउथ हॉल को ही अपनाया आपने। जी। और 1972 में आप ट्रांसपोर्ट जनरल वर्कर्स यूनियन के ऑर्गेनाइजर भी बन गए थे। तो यानी कि बहुत जल्दी आपने पॉलिटिकली एक्टिव होना शुरू कर दिया था। और आई थिंक 1982 में आप पहली बार लेबर पार्टी से चुनाव जीत के काउंसलर बने थे। जी। तो 2007 में इवेंचुअली आप सांसद बने, जो एमपी बने। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आप सांसद बने थे तो उस वक्त नील किनक ने स्पीच की थी। वो, क्योंकि मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ बड़े लंबे अरसे से, तो कह रहे थे कि वीरेंद्र को तो 1983 में ही एमपी बन जाना चाहिए था। शायद आप 2 वोट से नॉमिनेशन का कुछ सुना था कि रह गया था। तो आप अपने युवा पीढ़ी को, जो आज है हमारी प्रवासियों की खास तौर पे, उनको एज एन एमपी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या विजन देना चाहेंगे कि हमारे जो भारतवंशी बच्चे हैं वो किस तरह से पॉलिटिक्स वगैरह में जुड़े? तो आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण होगा उनके लिए। आपने अच्छी रिसर्च की है। उसके लिए आपका आभारी भी हूँ। कई बातें हैं जो मैं अपने शायद ना बोल सकता। मैं तेजेंद्र जी नील किनिक के साथ या उसकी मैं टीम में था, काम करता था, और मैंने जिंदगी में हमेशा साउथ हॉल को अपना घर माना है। जब मैं पॉलिटिक्स में एंटर किया तो उस वक्त हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं हुआ करता था।
हम नहीं देख सकते कि पार्लियामेंट में कौन कौन बैठा है हमारी कम्युनिटी से या हमारे बैकग्राउंड से, कोई नहीं था। ये भी कभी नहीं दिमाग में आया था कि हम अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमें यहाँ की पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलेगा या काउंसलर बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं थी कि हम किसको देखकर आगे जाएं। हम तो अपनी जगह बनाने के लिए लगे हुए थे। हम तो लड़ाई लड़ते थे रेसिज्म के विरुद्ध, जो भी डिस्क्रिमिनेशन थी समाज में उसके विरुद्ध। ठीक है, आगे के आगे हमें पोजीशंस मिलती रही, वो बात की बात है, लेकिन स्टेजेस पे हमारा कुछ नहीं था। जब मैं ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइजर बना तो उस वक्त कितनी डिस्क्रिमिनेशन थी इस समाज में, आप शायद कई लोग उसको मानने के लिए तैयार ना हो। आज का जो यूथ है वो शायद ना हो, लंबी बात हो जाएगी। इसलिए मैं सिंपल ये कहता हूं, आज के जो नौजवान जहां की बॉर्न ब्रॉट अप एजुकेटेड हैं, कि अगर आप सोचिए, अगर मैं 1968 में आकर 72 में एक ट्रेड यूनियन का नेशनल ऑर्गेनाइजर बन सकता हूं, उसके बाद मैं 30 साल के करीब काउंसलर बन सकता हूं, यहां की पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर बन सकता हूं, उसके बाद मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता हूं और मेरा अपना एक पॉलिटिकल पोजीशन है इस सोसाइटी में। तो आप सोचिए, अगर आप हमारे जैसे लोगों से कुछ सीखकर डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ अगर आपको वो जो स्ट्रगल मैंने की है उसमें 50% स्ट्रगल करके भी यहाँ की समाज को चेंज लाने के लिए, बराबरता का, इक्वालिटी का, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, पीस लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए आपको 50% एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं उनको बोलूंगा कि अगर आप सोचें जरूर, पॉलिटिक्स के बिना यहाँ के सिस्टम में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के सिवा आप लोग आने वाली जिंदगी में अपनी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नहीं कर सकेंगे। इसलिए पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। और मैं जितने भी आपके सुनने वाले या उनके कॉन्टैक्ट्स के उन बच्चों को कि पॉलिटिक्स सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही नहीं है, पॉलिटिक्स एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आपका क्या रोल होना चाहिए, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, दैट इज डिफरेंट। जैसे हमने जब शुरू किया तो उस वक्त ये नहीं था कि मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, उस वक्त मेरे पास तो ये था कि मैंने समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसके अगेंस्ट कैसे लड़ना है ताकि हमें इक्वल स्टेटस मिल जाए। हमें जॉब के जाने के ऊपर हमारे रंग और धर्म की बिना पे हमें नौकरी ना दी जाए, उसको कैसे छोड़ना है। तभी आपने देखा होगा 1976 का रेस रिलेशन एक्ट, 1975 की सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, 1978 का ओल्ड एल्डरली पीपल्स एक्ट, यूथ एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट। अगर आप उनमें देखें तो मेरा कहीं ना कहीं आपको नाम मिल जाएगा कि काले लोगों में से कौन से लोग आगे होकर उस पर ट्राई करते थे। फाइनली मैं इसमें एक बात कहूं, पैसा इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जरूरी है लेकिन एसेंशियल नहीं है। जी जी जी। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि भाई पैसा भी कमाइए, अपने प्रोफेशन में भी कामयाब होइए, लेकिन इस बात को निगलेक्ट मत कीजिए। मैं तो यही उनको एडवाइस भी करता हूं और मैं चाहता भी हूं कि हमारी कम्युनिटीज के ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ की पब्लिक लाइफ में आए। जी, ये बहुत अच्छी आपने मैसेज संदेश दिया है हमारे यूथ के लिए, और मुझे लगता है कि जो भी लोग ये सुन रहे हैं, और आज तो जितने लोग जुड़े ही हैं, इसके बाद फेसबुक पे ये हमारा जो बातचीत है ये लाइव रहेगी वातायन के फेसबुक पेज पर। तो जाहिर है कि जो लोग बाद में भी इसको सुनेंगे तो उनको पता लगेगा कि वीरेंद्र जी ने किस तरह से स्ट्रगल करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया और अपनी निगाह फोकस जो है वो सामने अपने गोल पे रखी, और हम सबको भी, युवा पीढ़ी को भी यही करना है। दरअसल पुरवाई में कुछ साल पहले हमने आपका एक इंटरव्यू छापा था
जो केसी मोहन ने पंजाबी में लिया था, तो मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो उसमें एक बड़ी प्यारी सी बात उसने कही थी कि भाई, वरिंदर खुद तो शराब नहीं पीता, पर दोस्तों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ता। तो मैंने देखा कि आप अपने जो आपका चुनाव क्षेत्र है, वहां के 80 से 85% जो लोग हैं, वो आपको वरिंदर या ओए वरिंदर कह के बात करते हैं। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भारत में तो एक बहुत बड़ा उसका एक रुतबा, नाम, लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह से अपने चुनाव क्षेत्र में इतना पॉपुलर हो जाए कि वहां के लोग जो बड़े हैं वो वरिंदर कहें या वो वरिंदर कहें, और जो अपने आसपास के हैं वो भी बिल्कुल अपनेपन से बात करें, ये सारा आपने कैसे पैदा किया? बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर। मैं, जैसे हम कहते हैं कि जड़ों से जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने लोगों में, खास तौर पर जड़ों में, मुझे 3 जनरेशन के फैमिलीज का मालूम है। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तकरीबन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट को जानता हूं, क्या पहचानता हूं, क्योंकि मैं यकीन रखता हूं कि मुझे लोगों में जाकर उनकी मुश्किलों का पूछना चाहिए और लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो मुझे जिस वक्त उनको जरूरत है, ये नहीं है कि जब मैं अवेलेबल हूं, जब उनको जरूरत है वो मेरे से या मेरे स्टाफ से कांटेक्ट कर सकें, ये एक जरूरी है। इसीलिए मेरी रूटीन है कि मैं वंस ए मंथ अपनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वॉक करता हूं। सारा जॉब, शॉपिंग सेंटर्स, इस फ्राइडे किंग स्ट्रीट कर लिया, अगले फ्राइडे मैंने साउथ रोड कर लिया, थर्ड फ्राइडे मैं द ब्रॉडवे चला गया, फिर फ्राइडे को मैं, चौथे फ्राइडे को मैं वेस्ट ईलिंग, हैंडवॉल, नॉर्थफील्ड चला गया। शॉपिंग एरिया, दुकानदारों से बात करो। और मैं अक्सर, मेरे वास्ते, जैसे आपने केसी मोहन का नाम लिया, कि मैं मैरिजेस में जहां भी गैदरिंग हो, फ्यूनरल्स हो, मैं जाता हूं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं शराब पीता हूं, और बहुत ही रेयर मेरे घर वालों को यही शिकायत होती है, मेरी वाइफ को, निर्मला को, कि आप रात को 11 बजे आते हैं, शादी पे गए हुए थे, खाना घर आकर खाते। क्या बात है। लेकिन मैं जाता हूं कि वहां पर मुझे लोगों से मिलने का वक्त, अवसर मिलता है, लोग मुझे मिलते हैं। मेरे साथ एक स्टाफ का मेंबर हमेशा रहता है जब मैं ऐसे जाता हूं घूमने बाजारों में। वो अगर किसी ने बोला कि मेरे हाउसिंग की प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे की एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जो उनकी सोशल या लोकल अथॉरिटी की प्रॉब्लम्स है, या सड़क पे मैं देखता हूं कि वहां पर खड्डा बना हुआ है, पेमेंट टूटी हुई है, तो वो नोट बनाते रहते हैं। उससे मेरा लोगों के साथ लिंक रहता है। तो इसीलिए, और मैं हर वीक में एक स्कूल जरूर विजिट करता हूँ मॉर्निंग को, जिससे बच्चों को मेरे बारे में पहचान रहती है। तो वो जब बाजार में मिलते हैं तो वो अपने बोलते हैं कि वरिंदर जा रहा है, वरिंदर शर्मा जा रहा है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहा है। तो उससे मेरा लोगों के साथ राब्ता रहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी जो जिम्मेवारी की वजह से लोग मुझे पहचानते हैं। और मैं 5 बार पार्लियामेंट का मेंबर बना हूँ, उससे पहले 30 साल काउंसलर रहा, तो हमेशा जीतता रहा। इसलिए उनका प्यार, उनका मेरे में एक श्रद्धा, जब मेरे में यकीन है, उससे मैं प्रभावित होता हूँ, और उसके मैं उनका मैं हमेशा एहसानमंद रहता हूँ। जी 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 जी। वीरेंद्र जी, दरअसल अब तो आप जो ब्रिटेन में, लंदन में खास तौर पे, अब जितने भी साहित्यिक प्रोग्राम हिंदी के होते हैं,
आपका चेहरा वहां बाकायदा मौजूद रहता है। मुझे याद है हिंदी के प्रोग्राम जब हमारी संस्थाओं ने यहाँ शुरू किए थे, तो पहले लॉर्ड किंग हिंदी की हमारे प्रोग्राम्स को हाउस ऑफ कॉमन्स तक ले गए थे। उसके बाद टोनी मैकनल्टी ने एक बार हमारे एक प्रोग्राम में ये कहा था कि हिंदी इवेंट शुड बी हेल्ड क्लोजर टू द रियल सीट ऑफ पावर। उस प्रोग्राम में आप भी मौजूद थे जब टोनी मैकनल्टी ने ये बात की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो राजे महाराजे हैं वो तो मर जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो राइटर है वो हमेशा जिंदा रहता है। शेक्सपियर के जमाने में राजा कौन था उसकी कोई परवाह नहीं करता। तो जो आप हिंदी लिटरेचर के इवेंट्स को रेगुलरली सपोर्ट कर रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, चाहे संस्था कोई भी हो, आप हर संस्था को एक सा प्यार देते हैं। आपकी सोच ये है कि हिंदी लिटरेचर को आपने सपोर्ट करना है। इसके पीछे एक्चुअली आपकी क्या सोच है जो आप इस तरह से जुट जाते हैं और कोई भी प्रोग्राम किसी भी संस्था का हो उसे आप पूरी सपोर्ट देते हैं? तेजिंदर जी, आपने मेरे बहुत ही बड़े भाई की तरह तरसेम कंग जो थे, हम तकरीबन उनका गांव मेरे गांव के साथ था, मेरे से बहुत सीनियर थे वो यूनिवर्सिटी डेज में। यहाँ पर आकर भी वो जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आए, तो उससे पहले भी लेबर पार्टी के थ्रू मेरा उनके साथ बहुत नजदीकी रिश्ता रहा। उनकी वजह से बाद में टॉनी मैकनल्टी बहुत अच्छा दोस्त था। तो वो आप लोगों के साथ मुझे जोड़ना, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ एक काउंसलर था, आप लोग हमें पहचानते कम थे। हम पार्लियामेंट में आ गए तो थोड़ा वो स्टेटस का भी हो गया कि भाई ये भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसको भी बुलाना चाहिए। लेकिन तेजिंदर जी, दोनों तरसेम ने एंड टोनी ने हमेशा मुझे अपने फंक्शंस में बुलाया था। पहले भी बुलाते थे, जब मैं एमपी नहीं था तब भी बुलाते, क्योंकि मेरे पर्सनल दोस्त हैं। जी जी। जो साहित्यकारों के बारे में मेरी अपनी एक राय है, धारणा है, वो ये है कि साहित्यकार जो राइटर्स हैं, जो गीतकार हैं, जो लिखते हैं विजन लेकर, जिनकी एक आगे का समाज कैसा होना चाहिए, आप जितनी भी राइटिंग्स करेंगे उसमें समाज का किसी ना किसी पहलू से समाज में अच्छी बेहतरी लाने के लिए आप एक विजन लेकर लिखते हैं। वो औरत के राइट्स की हो, इकोनॉमिक राइट्स की हो, सोशल राइट्स की हो, एजुकेशन हो, कैसा समाज होना चाहिए, वो एक विजनरी अप्रोच हो सकती है एक साहित्यकार की, एक लिखने वाले की। इसलिए मैं उनके प्रोग्राम्स में जाकर, ये नहीं कि हर प्रोग्राम में आपको चीफ गेस्ट बनना हो, हर तभी आप जाएंगे। आप सुनते हैं तो वहां से आपको कोई आइडियाज मिलता है। आपने कहा कि शेक्सपियर को सब दुनिया जानती है, लेकिन उतने 400-500 साल में शेक्सपियर के बाद भी या उससे पहले भी लाखों करोड़ों शायद दुनिया में राजे महाराजे हुए। मैं हमेशा कहता हूं कि समाज में लाखों मिलियनेयर्स होंगे ब्रिटेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 650 है, मैं 650 में से एक हूं, मिलियंस में एक मिलियनेयर नहीं। ये फैक्ट है। ये मैं समझता हूं कि आप लोगों की जो आप लिखते हैं उसको सुन के, उसको अपने दिमाग में ढालकर अपने आप को वहां लेकर जाना कि ये सोच ठीक है, ऐसा समाज होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को अपने पास लेकर आता हूं। जब आपका प्रोग्राम मैं हाउस ऑफ कॉमन्स में करता हूं तो मैं आप लोगों के दिमाग को अपने पास लेकर आता हूं। मैं सबके पास नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप 100, 150, 200, कई बार तो ज्यादा भी हो जाते हैं, हमें एक रूम चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि तेजिंदर शर्मा जी के इनविटेशन ज्यादा हो गए। लेकिन
उससे ये होता है कि सबकी सोच के, इसीलिए मैं जब आप राइटर्स मुझे अपनी किताब देते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं वो उसमें अपने आप को थैंकफुल समझता हूँ। आप सबका मैं थैंक्स करता हूँ उसपे कि आप लोग मुझे मेरे थ्रू अपना मैसेज समाज में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का मैं अगर फैसिलिटेट कर सकूं, आपका इवेंट, आपकी बुक लॉन्च, आपकी डिस्कशंस, और मैं उसमें से अपने आप में कुछ ग्रास्प कर सकूं, जो मैं ग्रहण करता हूं वो आप नहीं समझ सकते, जो मैं लेता हूं और उससे मेरी जिंदगी में बेहतरी आती है, कमी नहीं आती। क्या बात है सर, क्या बात और वो सोच के साथ मैं अपनी सोच को ढालकर आगे के लिए अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए अपना रोल प्ले करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी, बहुत ऊंचे स्तर की बात आपने कही है, और जिस तरह से लेखकों को और साहित्य को आपने सम्मान दिया है, मुझे लगता है कि ये पूरा हिंदी जगत, पूरा साहित्यिक जगत आपका शुक्रगुजार है। फिर एक सवाल दिमाग में आता है, देखिए आप पॉलिटिक्स में है तो हमारा भी ध्यान पॉलिटिक्स की तरफ तो जाएगा। आपने तो बचपन में सरदार प्रताप सिंह कैरो को, स्वर्ण सिंह को और कितने सारे कांग्रेसी लीडरों को घर में आते जाते देखा होगा। आपने कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, बचपन से जुड़े रहे होंगे उससे। तो अब यहाँ जो आपकी पार्टी है, जब आपकी पार्टी के कुछ नेता, कुछ एमपीज जब भारत के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई ऐसी बात कहते हैं जो भारतीय इंटरेस्ट की ना हो, तो कभी ऐसा लगा आपको कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि दिल से आप भारतवंशी हैं और एमपी आप लेबर पार्टी के हैं और आपकी पार्टी के लोग कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपको ही चुभ रही हो एक भारतवंशी होने के नाते, तो आप डील कैसे करते हैं इससे? इंद्र जी, मैं दिमागी तौर पे, अपनी सोच पे, मैं ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ब्रिटेन का शहरी हूं। मैं एक बात कहनी चाहता हूं, शायद कुछ लोग समझे उसको, क्योंकि वो हमारे कल्चर से ज्यादा जुड़ी हुई है, कि हमारी जिंदगी एक लड़की की तरह है। लड़की की शादी हो जाए तो वो अपने ससुराल चली जाती है। ये बात नहीं कि उसका मायके से रिश्ता टूट गया, या दिल में मायके के लिए प्यार नहीं है। लेकिन हमारे एक पंजाब में खासतौर पे, दूसरी मेरी बहनें जो हैं वो मुझे करेक्ट कर देंगी कि ये गलत है या ठीक, हमारे एक पंजाब में धारणा है आम लोगों में या पुराने लोगों में कि जो लड़की ससुराल जाकर अपने मायके का बहुत ही प्राउड फील करे, मान महसूस करे, ये बोले कि मेरे मायके में ये था, और मायके की बात करे, तो उसकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती। उसको जहां उसका ससुराल है वहां की लाइफ के साथ सबसे पहले जुड़ना होता है। उसके साथ जुड़ने के बाद जो वहां का अच्छा है, पहले उसको अच्छा बनाना है। अगर वहां का कोई गलत है तो उसको ठीक करना है। उसमें से अगर मायके की मदद हो सके तो जरूर करनी चाहिए। इसलिए मेरे दिमाग में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। मैं जो महसूस करता हूं कि ब्रिटेन में रहते हुए हमारी जिम्मेवारी क्या है, और हमारी जिम्मेवारी, जैसे हम भारत से आए हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से आए होंगे, उनकी पाकिस्तान के साथ वफादारी होगी, हमारी वफादारी अपने मायके के साथ ही है, तीसरे मुल्क के साथ नहीं होगी। ससुराल ब्रिटेन है, मायका इंडिया है। लेकिन पहले, इसलिए मेरे दिमाग में कभी वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। मैं जो रियलिटी है उस पे बात करता हूँ। कई बातें जो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में, भारत में ठीक नहीं है, तो मैंने उस पर नुक्ताचीनी की है।
लेकिन इसलिए की है कि मैं वहां से मेरी पैदाइश हुई है, तो मैंने क्या समझा है तो उसके लिए। लेकिन वो जो कॉन्फ्लिक्ट की बात है, मैं उसको कभी सीरियस होकर नहीं लेता, क्योंकि मैं उसको बैलेंस करता हूं। ये बहुत अच्छा आपने उसका उत्तर दिया है कि आप किस तरह से बैलेंस बना पाते हैं। और ये जरूरी भी है कि जब हम एक देश को अपना लेते हैं, तो साहित्य में भी ये एक मुहिम चलाई थी हम लोगों ने कि भाई अपने अपनाए हुए देश के बारे में ज्यादा लिखें, बनिस्बत के हम किसी अपने नॉस्टैल्जिक होके अपने पुराने देश के बारे में लिखते रहें। एक छोटा सा सवाल ये है वीरेंद्र जी के, जब हम देखते हैं पॉलिटिक्स में जो टोरी पार्टी है, वो अपने यहाँ भारतीय मूल के लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। हमारा जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ऋषि सुनक, या जो होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, वो भारतीय मूल के हैं। जब हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो जो बाइडेन के यहाँ करीब 20 नाम दिखाई देते हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो अमेरिका की सारी पॉलिटिक्स को संभाले हुए हैं। लेबर पार्टी, हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो इंडियंस जो हैं बाय नेचर लेबर पार्टी से जुड़े हुए हैं। बाय इंस्टिंक्ट हम लोग लेबर के ज्यादा नजदीक अपने आप को महसूस करते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि लेबर पार्टी में हमें भारतवंशियों की उस तरह से प्रेजेंस दिखाई नहीं देती जैसे कि टोरी पार्टी में दिखाई देती है? हाँ, बहुत अच्छा और बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो इंडियन मूल के जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं, प्रीत गिल, तनमनजीत सिंह, पहले तो आप देखिए कि हम किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। ये जो सवाल है इसका सिंपल आंसर कोई नहीं है। ये भी नहीं है कि वहां पर कोई लेबर पार्टी के अंदर कोई एंटी इंडियन ऐसी पोजीशन है। इक्का दुक्का कुछ इंडिविजुअल्स ऐसी इंप्रेशन दे जाते हैं कि लेबर पार्टी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू पार्टी है। ये बात नहीं है। अगर वो ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती लेबर पार्टी के अंदर, तो मेरे जैसे लोग लेबर पार्टी में ना रहते, हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी में होते। इसलिए वो जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म जिसको कहते हैं, वो कई बार लोग पॉलिटिकली उसको यूज करते हैं। मैं इसको ये लेता हूं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हमें उसमें बहुत ही बैलेंस्ड होकर बात करनी पड़ती है। अगर आप सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इंडियन मूल के हैं, किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, वहां कौन कौन सी कम्युनिटीज इन्फ्लुएंस करती हैं, और साथ में अगर आप कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज को भी देखें तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पर उन पे कितना प्रेशर है डिफरेंट व्यूज का। जैसे आपने देखा होगा, हम कभी इंडियन हमारे इलाके के जो लोग हैं, हम तो उनको रिस्पॉन्स करेंगे ना पहले। इसलिए वो जो लेबर पार्टी के अंदर हमारा रोल होना चाहिए, वो हम उस लेवल तक नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते जितना कि वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सामने की जरूरत पड़ती रहती है। उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे वहां पर बैलेंस रखना है, कैसे कम्युनिटीज को यूनाइट रखना है। मैं सोनक की बात करता हूँ, ऋषि की, कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 99.9% सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 किस्म की कम्युनिटीज हैं, जो कोई 10% है, कोई 15%, उनकी अपनी जरूरतें हैं। हम तो उसको बैलेंस करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं महसूस करता हूं कि लेबर पार्टी के अंदर मौका मिलेगा। ये नहीं है कि हमारी लेबर पार्टी के अंदर हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लेबर कंजर्वेटिव पार्टी ने स्टेप अहेड कर लिया, अच्छे कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे उनको मिनिस्टर मिले हैं, तो हो सकता है कि आगे के लिए हम भी मिले।
इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल एक और भी हो जाता है, क्योंकि देखिए ये तो हमारा सवाल है कि पार्टीज में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी जो कुछ कहती है उसका रिएक्शन तो भारत में भी होता होगा, और भारत के जो पत्रकार हैं आजकल तो वो बाकायदा शोर मचा के सवाल पूछने लगे हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है कि वो शोर और वो सवाल सीधे आपसे पूछे जाते हों और फिर आपसे कुछ डायरेक्ट जवाब एक्सपेक्ट किए जाते हो, तो आप उन सवालों से, उन पत्रकारों से कैसे डील करते हैं जो आपकी पार्टी के स्टैंड को लेके आपसे सवाल पूछते हैं? देखिए, मेरी जो पॉलिटिकल सोच है, जो लेबर पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक है, मैं हर डेमोक्रेसी में हर का सवाल करना अपना फर्ज बनता है और चाहिए भी क्लैरिफिकेशन के लिए। कई बार ऐसे सवाल इंडिविजुअल तौर पे आ जाते हैं। जब किसी इंडिविजुअल ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी लेकिन उसकी पार्टी के पीछे से कोई प्रवक्ता ना हो, तो लोग पूछते हैं कि आपका स्टैंड क्या है। मैं हमेशा ही अपने दिल और दिमाग को इकट्ठा करके देखता हूं, वन साइडेड नहीं होता। मैं पहले देखता हूं कि उसका ब्रिटेन की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ पे क्या असर है। जिसने भी कोई स्टेटमेंट दिया है उसका इम्पैक्ट तो बनना है, उसका हमारे रिलेशनशिप्स में क्या है। अगर मैं महसूस करूं कि किसी इंडिविजुअल का, इसी मैं बात पे एक बार फिर कहता हूं कि लेबर पार्टी की नेशनल पॉलिसी नहीं है, इंडिविजुअल्स का अपना व्यू होता है। नेशनल पॉलिसी ये नहीं है कि हमने एंटी इंडिया स्टैंड लेना है। विद इन द पार्टी डिफरेंट व्यूज जरूर हो सकते हैं, उसमें हम नेचुरली बात है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई मुझे बोल दे, लेबर पार्टी का एक एमपी या कम्युनिटी का एक्टिविस्ट, कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तो मैं कहता हूं कि जहां तक मैं पढ़ा है, जहां तक हिंदुस्तान के लोग मानते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा है। उसमें आप अगर समझते हैं, जैसे अभी रिसेंटली बीबीसी ने मैप दिखाया था इंडिया, जिसमें कश्मीर को बिल्कुल इंडिया के मैप से डिसअपीयर कर दिया था। मैंने उसी वक्त डायरेक्टर ऑफ बीबीसी को लेटर लिखी इमीडिएटली कि व्हाट इज ऑल दिस। आपने, बीबीसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि आपने कश्मीर कहां फैसला हुआ है कि हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। उसने इमीडिएटली अपोलोजाइज कर दिया, और उन्होंने जो दूसरा था उस पे मेरे पे क्रिटिसिज्म भी हुआ दूसरी तरफ से कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी। मैंने बोला कि अगर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से निकालकर मैप दिखाया जाएगा, जब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो मैं मानता रहूंगा। ये बलूचिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोगों का फैसला होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हो या ना। इसी तरह कश्मीर भारत का हिस्सा रहना है या नहीं रहना, ये भारत के लोगों ने और कश्मीर के लोगों ने फैसला करना है, किसी और का कोई उसमें इंटरफेरेंस। इसलिए जब वो मेरे से ऐसे सवाल पूछते हैं तो मैं अपना क्लियर, जैसे मैं हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली जो उसकी जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, मैं उसका अच्छे ढंग से अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आम जो जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो ज्यादातर उस बात को मान लेते हैं। बहुत अच्छा आपने क्लियर कर दिया कि कैसे आप उनसे डील करते हैं, क्योंकि ये तो रोजाना की बातचीत होगी। दरअसल ज़किया जी जुड़ नहीं पाई हैं इस प्रोग्राम से। ज़किया जी ने अभी फ़ोन करके एक सवाल आपसे पूछने को कहा है कि आपने अपनी पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेने में कभी गुरेज़ नहीं किया। आप कभी आपने कोई रिज़र्वेशन नहीं रखी। अगर आप किसी चीज़ को नहीं मानते,
तो अगर टोनी ब्लेयर कुछ भी कह रहा है तो आप उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने में बिल्कुल तैयार रहते हैं। ऐसे ही मुझे याद है जब हीथ्रो एयरपोर्ट का भी कुछ हुआ था, तो आपका स्टैंड जो था वो सरकार से अलग था। तो आपको ऐसे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये आपके पॉलिटिकल पोजीशन के लिए, स्टेटस के लिए नुकसानदेह हो सकता है कि आप इतने ओपनली बात कह लेते हैं? देखिए, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में यकीन रखते हैं, एंड ब्रिटेन की जो डेमोक्रेसी है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। विद इन द पार्टी आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, आई इश्यूज पे, आइडियोलॉजी पे नहीं है। ओके। वो पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, तो उसमें आपका क्या रोल होना चाहिए, वो ईमानदारी से होना चाहिए। मैं इराक की वॉर में जब प्रोसेशन था, जब लंदन में प्रोटेस्ट था, मैं, टोनी बेन, केन लिविंगस्टन, हम सब लोग फ्रंट रो में उस प्रोटेस्ट में थे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं टोनी ब्लेयर के अगेंस्ट था। बात थी कि टोनी ब्लेयर की जो इराक के प्रति जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है वो गलत है, ये हमारी धारणा थी। लेकिन मैंने साथ में जब बाद में मुझे पूछा तो मैंने बोला कि लोगों में वो बात नहीं थी। हम लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, हमारी सोच थी, लोगों की सोच नहीं थी। तभी तो टोनी ब्लेयर इलेक्ट हो गया था इलेक्शन, लेबर पार्टी विन की। इसका मतलब कि हम मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे थे, अपने आप को कर रहे थे। वो डेमोक्रेसी में एक हिस्सा है। दूसरा, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया गॉर्डन ब्राउन और हीथ्रो पे। गॉर्डन ब्राउन प्राइम मिनिस्टर था। इसमें कोई बोस्ट की बात नहीं, मैं कोई ये नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़ी बात की, लेकिन मैं जहां की डेमोक्रेसी की बात करता, मैं एक पोजीशन होल्ड करता था गवर्नमेंट में। जब वो हीथ्रो की वोट आनी थी तो मैंने बोला कि मैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट वोट डाल। गॉर्डन ब्राउन ने मुझे बुलाकर बोला कि नहीं, ऐसे वोट डालो जैसे हम कहते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, और मैं अपनी जो मेरी पोजीशन है गवर्नमेंट में, मैं उससे रिजाइन दे रहा हूं। उसने मुझे बहुत ओपनली और फ्रैंकली बोला कि वीरेंद्र, यू डोंट नीड टू रिजाइन। लेकिन मैंने बोला कि ये प्रिंसिपल की बात है कि मैं उसी सरकार में जिसमें मैं खुद ओहदेदार हूं उसके अगेंस्ट वोट डाल रहा हूं, तो फिर मेरे पोजीशन होल्ड करने की मेरी कॉन्शियस ने अलाउ कर। तो मैंने रिजाइन किया उस पोजीशन से। मैंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट डाली, लेकिन उसके बाद मेरी जो मेजॉरिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेक्स्ट इलेक्शन में, वो 22,000 हो गए 15,000 से। क्या बात। इसका मतलब कि डेमोक्रेसी के टुवर्ड्स हमारी रिस्पेक्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके साथ आपके जो व्यूज हैं आप उस पर। मैं एक थोड़ी सी ह्यूमरस बात करनी चाहता हूँ। जी जी। जेरेमी कोर्बिन हमारे लीडर थे। मेरी विप ने बोला कि हमारी वोट 3 लाइन विप है इस आइटम पे। मैंने बोला कि मैं नहीं डाल सकता, मैं लेबर ग्रुप की या लेबर लीडरशिप की जो एक सोच है उसके अगेंस्ट वोट डालनी है। तो उसने मुझे बोला कि जेरेमी विल नॉट बी हैप्पी, जेरेमी खुश नहीं होगा। मैंने बोला कि जेरेमी विल बी द लास्ट वन टू अक्यूज मी, क्योंकि जेरेमी ने कंजर्वेटिव पार्टी के साथ रल के ओवर 350 टाइम्स अपने करियर में एंटी लेबर विप वोट डाली है। ठीक है। ठीक है कि इसलिए हमारी लेबर पार्टी के अंदर या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो डेमोक्रेसी है, वो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने व्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको सुनते हैं। लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि आपको मैं यहां पर ये जरूर बोल दूंगा, अगर यही बात इंडिया में होती तो शायद जो लीडरशिप है उसको पार्टी से निकाल देते। यहां पर नहीं। इसलिए मैं हमेशा ही
उस पर डिटर्मिन रहूं कि अपनी जो सोच है, प्रिंसिपल अगेंस्ट नहीं है आप उस आइडियोलॉजी के, उस कमिटमेंट से, लेकिन आप ये जरूर चाहते हैं कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप समझते हैं कि ठीक है, किसी लालच के अंदर आकर नहीं। अगर आप किसी लालच के अंदर आकर के जे मैं इस तरीके से वोट डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर वो कंप्रोमाइज करते हैं, वो डिसऑनेस्ट है और लोगों के साथ धोखा है। वीरेंद्र जी, अभी हाल ही में आपने वो कोरोना का वैक्सीन लगवाते हुए फोटो साझा की थी फेसबुक पे। ये सवाल सबके मन में है कि ब्रिटेन जैसे छोटे से देश में इतने लोग मर गए, पहले फेज में भी और दूसरे फेज में भी। तो आप एक एमपी के तौर पे और एक नागरिक के तौर पे ब्रिटेन में जो कोरोना की हैंडलिंग हुई है उस पे कोई राय रखते हैं? बिल्कुल, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, और जो डेली हमारे समाज में हालात बनते हैं, मैं उसमें व्यूज रखता हूँ। मैं जहां पर ये एंटी गवर्नमेंट लाइन नहीं लेना चाहता, मैं ये भी नहीं समझता कि भाई मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के व्यू को आके ले सकता हूँ। ये कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 80 के करीब एमपीज हैं जिन्होंने कंजर्वेटिव्स ने प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन किया है। हम भी उसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि क्या जो डेथ्स हुई हैं इनको अवॉइड किया जा सकता था? क्या जो सरकार ने डिसीजंस लिए हैं अगर टाइम से ले लेते, शायद डेथ्स कम हो जाती। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई डेथ्स बिल्कुल ना होती, लेकिन कम हो जाती, सिस्टम में अच्छी पकड़ हो जाती। जहां सरकार एडमिट भी कर चुकी है कि वो डिले कर गए, स्लोनेस आई उनके फैसला लेने में, वो साइंटिस्ट जो उनको एडवाइस कर रहे थे उनकी साइंस की नॉलेज को इग्नोर किया गया है, ये माना गया है। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की राय नहीं है, कंजर्वेटिव पार्टी के भी बहुत से लोग मेंबर्स हैं जो वो इस बात से एग्री करते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर ने रश किया। अभी भी मेरी अपनी थी, मैंने जब इस पे नेशनल हेल्थ सर्विस पे डिबेट हो रही थी तो मेरी स्पीच में मैंने बोला था कि ये लोकल इशू नहीं है, ये ब्रिटेन का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू, इसका सलूशन ग्लोबली होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन को ऑल पार्टीज कमिंग टुगेदर होना चाहिए। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई थी चर्चिल की लीडरशिप के नीचे, और चर्चिल ने भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को एक अपने साथ जोड़ लिया था, राय कंसेंसस की बनाई थी। ये बननी चाहिए, कंसेंसस होने चाहिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार थोड़ा लेट हुई है, डिले होने की वजह से कुछ मौतें ज्यादा हो गई हैं। अभी मैं समझता हूं कि उन्होंने कंट्रोल किया है, लोगों को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मेरे जैसे जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं वो भी लोगों को अपील कर रहे हैं कि जब भी आपको कोशिश मिले अपॉर्चुनिटी तो आप अपना वैक्सीन जरूर लगाइए। जहां पर अगर आप अलाउ करें तो मैं एक लाइन में ये बोलना चाहता हूँ कि उसमें कोई एनिमल फैट नहीं है। ये भी लोगों में प्रचार किया जा रहा है कि इसमें एनिमल फैट है, आप मत लगाइए, इसका कोई असर नहीं है। लोगों की बात मत सुनिए। अपने आप को बचाने के लिए अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, जैसे मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को भी अगर प्रोटेक्ट ना भी करना चाहूँ
तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करूं और उन्हीं के थ्रू मैं सोसाइटी को प्रोटेक्ट करूं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वातायन के इस मंच पे आए और आपने हमारे सारे सवालों का इतनी बेबाकी से जवाब दिया। हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी किसी भी साहित्यिक मंच ने, हिंदी साहित्य वाले संस्था ने आपको पुकारा है, आवाज दी है, तो आप हमेशा साथ खड़े हुए हैं। और आज आपकी बातों से मुझे पूरा विश्वास है कि हम जितने सुनने वाले हैं उनको बहुत सी नई बातें पता चली होंगी। मैं माइक अब वापस पद्मेश को देता हूं। पद्मेश, यहाँ से आगे अगर कोई और सवाल आए हैं आपसे पूछने के लिए, तो वो पद्मेश जी उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं अब आपसे विदा लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने बातचीत की और हमारे सवालों को इस तरह से बेबाकी से जवाब दिया। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तेजेंद्र जी। एक बहुत सार्थक परिचर्चा आज आपने यहाँ पर की है हमें वीरेंद्र शर्मा जी के साथ। मैं एक प्रश्न वीरेंद्र जी आपसे यह पूछना चाहूंगा साथ में आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि बहुत से देशों में राजनीति व्यवसाय बन चुकी है, बिजनेस बन गया है। आप ब्रिटिश राजनीति में क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है यहाँ भी कहीं ना कहीं वह व्यवसाय आ गया है राजनीति में, या इसकी संभावना है या नहीं है? मैं जाती तौर पे ये नहीं मानता कि ये बिजनेस है। पॉलिटिक्स में आना और पोजीशंस को होल्ड करना आपकी सामाजिक जिम्मेवारी है। समाज में तब्दीली लाने के लिए आपकी जो पोजीशन है, जो इंस्टीट्यूशंस में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, वो जरूरी है। मैंने जिंदगी में एक फैसला किया कि क्या मिलियनेयर बनना है या सोसाइटी या समाज के वर्कर बनना है। मैंने ट्रेड यूनियन ज्वाइन की, उसी के थ्रू अपना काम करता रहा और मैं बहुत ही डिसिप्लिन ढंग से उसमें, मेरे पे भी प्रेशर आई फैमिलीज की तौर पे, रिश्तेदारों की के थ्रू, दोस्तों के थ्रू कि ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस कर लो, ये अपॉर्चुनिटी है। मेरा ये अपनी एग्जांपल देने का ये है कि ये जो सियासी या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिसकी सोच है समाज में तब्दीली लाने की, तो वो इसको बिजनेस तौर पे ना यूज करें। हाँ, कई मुल्कों में, कई देशों में बिजनेस वाले पॉलिटिक्स में आते हैं। ब्रिटेन की अगर आप देखिए तो आप मेरे जैसा बस कंडक्टर भी एमपी बन सकता है। इंडिया में बस कंडक्टर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखना हैरानी वाली बात है। जब मैं कभी जाता हूँ यूनिवर्सिटीज के किसी फंक्शन में, जहाँ जैसे आपने बोला, जब मेरी इंट्रोडक्शन होती है कि ब्रिटेन में जाकर एक बस कंडक्टर से वेस्टमिंस्टर चला गया, तो वो हैरान होते हैं कि अब बस कंडक्टर, क्योंकि उनके एक पिक्चर और है। ये है, मैं समझता हूँ कि ब्रिटेन में ऐसी संभावना कम होगी। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर बिजनेसमैन को नहीं आना चाहिए या बिजनेस वुमेन को नहीं आना चाहिए, लेकिन वो जो सोच है जो बहुत जरूरी है कि सोच समाज के प्रति आपकी ईमानदारी वाली है, समाज में तब्दीली लाने में, अच्छी तब्दीली लाने के लिए है आपकी। अगर ये है कि पॉलिटिक्स के थ्रू या अपनी पोजीशन के थ्रू अपने फायदे के लिए कोई पैसा कमाना है या कोई और पोजीशन कमानी है, मैं समझता हूँ वो डिसऑनेस्ट वे है। निश्चित रूप से है, इसीलिए मेरा प्रश्न था, क्योंकि हम अभी ब्रिटेन में नहीं देखते हैं ऐसा कि लोग राजनीति को व्यवसाय समझते हैं और पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं कि उनको लगता है कि कुछ धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। आज यहाँ पर बहुत से मित्र और आपके प्रशंसक उपस्थित हैं और साथ ही हमारा सौभाग्य है कि भारत से अनिल शर्मा जोशी जी यहाँ पर आज उपस्थित हैं, जो 5 वर्षों तक यहाँ पर ब्रिटेन के हाई कमीशन में रहे हैं राजनयिक के रूप में, और उनको भी आपका सानिध्य मिला है। मैं आग्रह करूंगा अंत में कि एक अपनी टिप्पणी दें और कुछ कहें इस अवसर पर। अनिल शर्मा जोशी जी, आपका स्वागत है, आप आए। धन्यवाद पद्मेश जी। जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है?
आप आ रही कहीं आ से रही भी बोले, हमें आती है। जी शुक्रिया। बहुत बधाई वातायन को कि उन्होंने वीरेंद्र जी के व्यक्तित्व को और उनकी सोच को समझने के लिए इतना सार्थक कार्यक्रम आज आयोजित किया। यद्यपि तेजेंद्र जी को परिचर्चा साक्षात्कारकर्ता के रूप में रखकर एक बड़ी मतलब चुनौती वाली बात भी कर दी, क्योंकि तेजेंद्र जी जो हैं स्वयं इतने अच्छे रचनाकार भी हैं और उनके प्रश्न कई बड़े जटिल और संवेदनशील प्रश्न थे, जिनको बहुत ही अच्छी तरह से वीरेंद्र जी ने भी दिखाया कि वो इतने वर्षों से कितने सुलझे हुए राजनीतिज्ञ और विद्वान हैं। तो बहुत ही प्रश्न भी बहुत अच्छे थे और उनके उत्तर भी बहुत ही अच्छे थे। सिर्फ 2-3 छोटी बात कहूंगा मैं, क्यों जो ब्रिटेन से संबंधित प्रश्न है और वहाँ की राजनीति से संबंधित प्रश्न है, उनका बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो इसलिए उन पर ज्यादा बात करना मेरा उचित नहीं है। परंतु एक बात तो ये है कि जो बात पहली थी कि जब इन्होंने शुरुआत की, तो हम जैसे हम भारत में कहते हैं कि हमारे जो आज हम जिस आजादी को ले रहे हैं या जिन अधिकारों को का उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे संविधान बनाने वालों का हम हमेशा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का आभार व्यक्त करते हैं। तो आज हमारे जो भारतीय हैं, जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनको भी वीरेंद्र जी जैसे लोगों का जो 70 के दशक से भारतीयों के अधिकार, अश्वेतों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, जब उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ो तो उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम जरूर दिखाई देगा, तो उस दृष्टि से हम समझते हैं कि सभी भारतीय अपने जो है भारतीय मूल के जो लोग हैं, वो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उनके जो नस्ल भेद को दूर करने के लिए, उनके अधिकारों, आर्थिक सामाजिक अधिकारों के लिए जो वीरेंद्र जी ने लंबा संघर्ष किया है, उसके लिए उनके बहुत बधाई और अभिनंदन। दूसरा यह है कि जो साहित्यिक दृष्टि से उनकी जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वातायन के कार्यक्रम में रहते हैं, और ये उनका भी जो उन्होंने साहित्य पर टिप्पणियां भी की कि शेक्सपियर को लेकर और बाकी उसकी तुलना राजनीतिज्ञों को से कर, तो उससे यह स्पष्ट है कि वीरेंद्र जी एक साधारण राजनीतिज्ञ नहीं, उनका जो मर्म है उनकी सोच का, वो साहित्यिक है, वो संवेदनशील है, और उसका परिचय उन्होंने दिया भी कि समय समय पर उन्होंने दलगत राजनीति से उठकर जो समाज के लिए और लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको ये किया, उन्होंने उसका समर्थन किया, उसके ऊपर अपना स्टैंड लिया। तो जो उनकी ये जो साहित्यिक प्रतिबद्धता है और समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो कि उनके कार्यक्रमों में दिखती है। वातायन के कार्यक्रम में आकर उनको कोई वोट नहीं मिलने वाले, उसको कहीं एक किसी शादी में चले जाएंगे तो 200-400 लोग मिल जाएंगे उनको, उनकी कुछ वोट कैपेसिटी बढ़ेगी, परंतु हमेशा भारतीय समाज, भारतीय साहित्यकार और भारतीय सोच को समझने की और उससे अपने जुड़े रहने की और अब स्वयं को भी अभिव्यक्त करने की जो उनकी प्रकृति है, वो उनको ब्रिटेन के सभी सांसदों और राजनीतिज्ञों से अलग बनाती है और हमारे लिए उनके विशेष संबंध और आदर और श्रद्धा का भाव पैदा करती है। तो ऐसे वीरेंद्र जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही तेजेंद्र जी को भी इतना गहरे से उन्होंने अध्ययन किया और आज भी मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए का भी श्रेय उनको है कि उनका फोन भी आया था कि मैं रहूं। तो धन्यवाद तेजेंद्र जी और बधाई आपको, और वीरेंद्र जी आपका जितना अभिनंदन करें हम कम है। मेरी पुनः आपको बधाई और शुभकामनाएं, और वातायन को भी कि वो इन कार्यक्रमों की श्रृंखला इतनी सफलता के साथ, निरंतरता के साथ चलाए। धन्यवाद। अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी बात रखी और पहुंचे। धन्यवाद बहुत। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका सानिध्य मिलता रहता है तो हमारा मनोबल भी बढ़ता रहता है। अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। इससे पहले मैं निमंत्रित करूं वातायन की अध्यक्षा मीरा कौशिक जी को। मैं वीरेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि अंत में यदि आप कोई संदेश देना चाहें यहाँ के समाज को और हम लोगों को, तो आपका स्वागत है। पद्मेश जी, संदेश तो कोई नहीं, आपका धन्यवाद, आपकी सारी वातायन की टीम का, दिव्या जी का, मीरा जी का, दूसरे आपके जितने भी दोस्त हैं जुड़े हुए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे जैसे एक छोटे से कारकुन को
आपने प्रोग्राम में बुलाकर अपने व्यूज रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। और आगे के लिए मैं बताएं को पहले भी जुड़ा हुआ हूं, आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं आऊं और उनसे आप लोगों को सुनूं, दूसरे साहित्यकारों को सुनूं, वहां से कुछ सीख कर आगे जाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि दिव्या जी मुझे आगे के लिए भी इनवाइट करते रहेंगे। ये ना हो कि मुझे आज बुला लिया तो बोला कि अब खत्म हो गया। आगे के लिए भी मैं चाहता हूं कि आपके साथ जुड़ा रहूं। एक बार तेजिंदर जी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार वीरेंद्र जी, और बहुत बहुत आभार तेजेंद्र जी का। मैं इस घोषणा के साथ मीरा कौशिक जी को बुलाता हूँ, इस सूचना के साथ कि कल वैश्विक हिंदी परिवार का हमारा साप्ताहिक आयोजन यूके समय 12:30 बजे से होगा। और कल व्यावसायिक हिंदी पर सत्र होंगे और हिंदी विद्वानों साहित्यकारों की स्मृतियों के संरक्षण में जो भारत सरकार में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा एक रोड मैप तैयार किया गया है उसके ऊपर चर्चा होगी। और साथ ही अगले शनिवार को इसी समय 3 बजे हम लोग मिलेंगे। कृष्णा सोबती जी भारत की जो साहित्यकार रही हैं, उनकी स्मृति में व्याख्यान होंगे। इन शब्दों के साथ मैं निमंत्रित करता हूँ मीरा कौशिक जी को औपचारिक धन्यवाद के लिए इस आज के आयोजन के लिए। आइए मीरा जी, आपका स्वागत है। जी, नमस्कार तेजेंद्र जी, वीरेंद्र जी, अनिल जोशी जी, अनूप जी और देश विदेश से जुड़े चिंतक और मित्रगण। आज भाषा, साहित्य और वातायन के संरक्षक हमारे ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्टिविस्ट वीरेंद्र शर्मा जी का सानिध्य अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव था। हमारे परिवार के माननीय सदस्य और आपकी उपस्थिति वातायन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वातायन एक साहित्यिक मंच है और आज तेजेंद्र जी ने एक अप्रतिम राजनीतिज्ञ और समाज सेवी की स्मृतियों को एक साहित्यिक अनुभव का रूप दे हमें चमत्कृत किया। वीरेंद्र जी भारत के इतिहास को अपने कंधों पर सहेजे हुए स्तंभ की तरह हैं। आपने ईलिंग के भारतीयों को ही नहीं बल्कि सारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर जिस योग्यता और जिम्मेदारी से इसका निर्वाह किया है, वह इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया है। वीरेंद्र जी उस विशाल नदी की तरह हैं जो एक झरने की तरह फूटी, फिर देव नदी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, ध्रुव नंदा, सुर सरिता बन एक विशाल गंगा नदी के रूप में बदल गई। इनके तट पर हर एक यूके का भारतीय व्यक्ति उस शहर की तरह बन गया है जिसका जीवन व्यवसाय इस नदी से जुड़ा और सिंचित है। वीरेंद्र जी आपकी कहानी प्रेरक है। समाज के प्रति ईमानदारी की आपकी कहानी और आपका योगदान ब्रिटेन की हिंदी और पंजाबी भाषी पीढ़ियों की कहानियों को भी छूता है। आपका इस देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपकी सभी दायित्वों कार्यभारों को आपने सब अपने दायित्वों कार्यभारों को संवेदनशीलता से निभाते हुए हिंदी भाषा को जिस सरलता से सहेजा है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो पंजाब के इस प्रतिबद्ध, निस्वार्थ और प्रतिभा संपन्न भूमिपुत्र को हमारा वातायन की ओर से नमन। और तेजेंद्र जी, आप हमारे मित्र हैं, साहित्यिक जगत के गिरधारी हैं। आपकी एक उंगली पर रखे पर्वत की तरह पर्वत से हम यूके वासी साहित्य प्रेमी सब सुरक्षित हैं। आप हमारी ढाल की तरह हैं। आपकी हंस में छपी ख्वाहिशों के पैबंद कथा को अभी हाल में पढ़ा और ऐसा लगा कि अब इस देश का आकाश भी हमारा है और अब हम स्वच्छंद इसमें उड़ सकते हैं। उसे पढ़ने के बाद में मैं ये दावा और अधियाचना कर सकती हूँ कि कहानियों के पटल बहुत विस्तृत हो सकते हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पर अंतरिपा ठाकुर, ऋचा जैन, आशीष मिश्रा, शिखा वाशने, आप सबका विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्हें हमें एक घुसपैठिए के भयभीत से बचाया, उसके भय से बचाया और उसको बचाने के लिए विचार किया। तो आप सबको मेरी और दिव्या जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
और पद्मेश जी आपका प्रताप बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, इतने काव्यात्मक धन्यवाद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मीरा, थैंक यू सो मच।